जब सीधे तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है, मतलब वो जो नवी पास नेता हैं आपके, जो इस समय मेधावी छात्रों के प्रतिनिधि बने हुए हैं, उनका नाम आ रहा है, तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं। मानना है कि इस देश में एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है। तो लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को नवा पास कह देना, तो कोई आपसे पलट के पूछ सकता है कि भाई प्रधानमंत्री की क्या क्वालिफिकेशन। न्योते बिना न्योते मोदी जी लपके हुए चले गए बिरयानी खाने, या चाहे पठानकोट ISI को बुला लिया, हम उन मामलों में नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक शख्स है अब्दुल्ला मुर्तजा, लश्कर तैयबा का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा था बीजेपी सत्ता में आनी चाहिए, हमारे लिए अच्छा है। 56 इंच की तथाकथित बलून था, जो एक गुब्बारा था, वो फुस पटाखा हो गया, सारी हवा निकल गई है। अब हाँ जी करना पड़ेगा नीतीश जी के साथ, जी हाँ जी करना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू के साथ। अरे भाई पप्पा वॉर रुकवा देते हैं, पप्पा पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? आज की तारीख में ट्रेन में गाजर मूली भेड़ बकरी की तरह लोग भरे हुए हैं, चिलचिलाती गर्मी में टॉयलेट में बैठकर युवा इम्तिहान देने जाता है, किसकी जिम्मेदारी? नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी और जो सुप्रिया शिनेत यानी कि जो गाली वाली मैडम के नाम से सोशल मीडिया पे फेमस हैं, उनके बीच में ज़बरदस्त गर्मा गर्म बहस हो जाती है। दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी है 99 सीटें लेके आई, लेकिन उसका घमंड जो है, अहंकार उसका अभी 7वें आसमान पे बिल्कुल तैरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों राम मंदिर को लेके और अयोध्या को लेके ये सुधांशु त्रिवेदी जी को उल्टी सीधी बातें बोल रही हैं। इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी इनको बहुत अच्छा जवाब दिया है। डिबेट में आज पाकिस्तान को लेके भी ये बातें कर रही हैं, और वही जो नीट का जो पर्चा लीक हुआ उसमें तेजस्वी यादव की जो भूमिका है उसको लेकर भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज सुप्रिया शिने से कई तीखे सवाल जवाब किए हैं। इस पर जो है जो सुप्रिया जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने अजय मिश्र टेनी को अपनी गोदी में बिठाए रखा, वो लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता थे, आपने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, इस देश की जनता ने उनको हरा दिया। आपने मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा, देश की जनता ने आपको दोनों मणिपुर की सीटें हरा दी, यही नहीं नागालैंड और मिजोरम में भी निस्तो नाबूद कर दिया। आप बहुत बबकते थे, सोनिया गांधी जी से भी आपने बहुत बदतमीजी करी पार्लियामेंट में, आपका वजूद ही था राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना। अमेठी की जनता ने आपका पैकअप करा दिया, 1,64,000 वोट से हरा के, स्मृति जी की बात कर रही हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर करना चाहती हूं, और एक हिंदू होने के नाते यह बात और करूंगी, क्योंकि प्रभु की लीला देखिए। जिस राम मंदिर के नाम पे आपने शंकराचार्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके नाम पर आपने वैमनस्यता का माहौल फैलाया, जिसके नाम पर आपने इस देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उस प्रभु राम ने क्या किया? आपको अयोध्या हराया, आपको चित्रकूट हराया, आपको सीतापुर हराया, आपको बस्ती हराया, आपको सुल्तानपुर हराया, प्रयागराज हराया, रामटेक हराया, नासिक हराया, कोपल हराया और रामेश्वरम हराया। ये सारी वो जगह है जो भगवान राम से कनेक्टेड है। 6 तो उत्तर प्रदेश में ही है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उड़ीसा की, अरे उत्तर प्रदेश तो गढ़ माना जाता था, 80 में से 80 आने वाली थी, 36 पर पहुंच गए, और अब एक दूसरे के खिलाफ तलवारें, अमित शाह वर्सेस योगी, और वहां पे नंद कुमार गुर्जर, और वहां पे बलियान, और वहां पे सोम, और वहां पूर्वांचल में तो DMSP में ही जूतम पेजार हो रहा है समीक्षा बैठक में। तो मेरा मुंह इन सब चीजों पे ना खुलवाइए। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस ने कुछ वादे किए थे, चाहे वो कर्नाटका की सरकार हो, चाहे वो तेलंगाना की सरकार हो, और हमने वो वादे पूरे किए। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। लोगों को यह विश्वास है कि जब नीट की परीक्षा में 24 लाख बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता बनी है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला, लेकिन राहुल गांधी लोगों से मिले, उनको आश्वासन दिया, हम लड़ाई में आपके साथ हैं, बच्चों को ढांढस बंधाया कि कोई बात नहीं, आप मेहनत कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल है। यही तो कहना है आज। इतना भी नहीं कह पा रहे प्रधानमंत्री। चिंटू चीटर, पिंटू प्रिंटर, ऐसे लोग ले लेकर पेपर बांट रहे हैं, पेपर निकले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रही है। अरे भाई पप्पा वॉर रुकवा देते हैं, पप्पा पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? देश यही तो जानना चाह रहा है, देश यही तो जानना चाह रहा है कि भाई वॉर रुकवा दी, इजराइल गाजा की रुकवा दी, यूक्रेन की पेपर लीक क्यों नहीं? हमारे लिए राम चुनाव जीतने और हारने के विषय नहीं थे। हम जब 2 सीटों की पार्टी थे और जिंदगी में गुमान नहीं था कभी केंद्र में सत्ता आएगी, तब भी हम राम के साथ खड़े थे। जब 182 के थे तब भी इस विषय के साथ खड़े थे, 282 पे भी खड़े थे, 303 पे भी खड़े, 240 पे भी खड़े। आपके लिए वो चुनावी हार जीत का विषय होगा, परंतु निश्चित रूप से ये भारत के चुनाव में एक टेक अवे भी है, एक पॉलिटिकल थॉट वालों के लिए विश्लेषण का विषय है कि किसी पार्टी ने जिसने ये कहा कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, जिस गठबंधन ने कहा, किसी ने रामचरितमानस की पार्टियां, कोई बात नहीं, अयोध्या आप जीत गए तो याद करिए 30 साल पहले हमने वो दौर भी देखा। आज तो आप कह रहे हैं कि हम लोग हार गए, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। एक दौर था 94 में जब ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये शब्द बोला गया था, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब सपा बसपा कांग्रेस आई, सबने सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बनाई थी, मगर हम तब भी नहीं डिगे और आज तक रहे। आप आश्वस्त रहिए कि इस विषय के ऊपर हमारी दृढ़ता, हमारी निष्ठा चुनावी जय पराजय से परे है, और जनता इस विषय के ऊपर आगे भी पूरी ईमानदारी से हमारा ईमानदारी के आधार पर साथ देगी। अब मैं जो आपने इससे पहले अंतिम बात कही, पहली बात कही थी, उस पर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, किसने राजनीति में अपनी कही बातों को पूरा किया है
और किसने आकर बदलाव किया है। सिर्फ एक कहना चाहता हूं, आप भारत की राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के बाद की हम सबसे बड़ी पार्टी है। 1951 में हम बने, 73 साल में एक हमारा आइडियोलॉजिकल मुद्दा बताइए जिसपे अपना स्टैंड हमने चेंज किया हो। और कांग्रेस 73 साल में, आजादी के बाद के इन 75 सालों में एक अपना आइडियोलॉजिकल मुद्दा बता दे जिसपे स्टैंड चेंज ना किया हो। हर चीज पे स्टैंड चेंज कर दिया, बस ये अंतर है। तो सबको समझ में आता है कौन अपने विषय पे ईमानदारी से खड़ा रहता है और कौन मौसम के अनुसार बदलता है। रस्सी जल गई बल थोड़ी जाएगा। तो असलियत यह है कि देश की जनता ने आपसे कहा कि आप बचकहियां छाटने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने। प्रधानमंत्री का क्या काम है कि लोकसभा में खड़े होकर भाषण दें, या प्रधानमंत्री का काम है सेल्फी खिंचाएं, या प्रधानमंत्री का काम है कि ढूंढ ढूंढ कर देश विदेश घूमने जाएं? अरे प्रधानमंत्री का काम है, 1 साल से ऊपर इस देश का एक राज्य जल रहा है, कुछ मत कीजिए, सब कुछ छोड़कर वहां चले जाइए और वहां पर विक्षिप्त लोगों के साथ खड़े हो जाकर उनको यह भरोसा दिलाइए कि यह देश उनके साथ है, आप उनके साथ हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए उनके साथ हैं। आज भी कितने रिलीफ कैंप में महिलाएं और बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, आज भी कितने ही लोग अपने घर बदर हैं, आज भी कितने ही लोग हिंसा का शिकार हैं, व्यवसाय खत्म हो चुके हैं, कारोबार चौपट हो चुके हैं। लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया, इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का रुख नहीं किया। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए, प्रधानमंत्री त्रिपुरा गए, प्रधानमंत्री नागालैंड गए, सब जगह गए, प्रधानमंत्री 40 मिनट की फ्लाइट से मणिपुर नहीं जा सके पूरे चुनाव में। यह मुझे लगता है कि नैतिक हार है प्रधानमंत्री की, और इतनी निर्णायक नैतिक हार है कि आप इस देश के एक राज्य में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। आप कश्मीर का झुंझुना बजाते थे, आप श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी चुनाव लड़ने की हिम्मत और हैसियत नहीं रखते। ये रेलवे में हादसे पे हादसा होता जा रहा है। मैं प्रतिभा जी एक बात कह के अपनी बात एंड करती हूं। सांसद महोदय तो हो सकता है ना चलते हो ट्रेन से, मैं ट्रेन से बहुत चलती हूं। आज की तारीख में ट्रेन में गाजर, मूली, भेड़ बकरी की तरह लोग भरे हुए हैं। चिलचिलाती गर्मी में टॉयलेट में बैठकर युवा इम्तिहान देने जाता है। किसकी जिम्मेदारी है? रेल मंत्री कहते हैं बल का प्रयोग करो अगर कोई अनारक्षित है। तो आपने क्यों कम कर दिए अनारक्षित डब्बे और द्वितीय श्रेणी के डब्बे? क्यों सारे डब्बे आप एसी बनाते जा रहे हैं? क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने इस देश में? महंगाई पे महंगाई है, रेल को बिल्कुल कबाड़ कर दिया है, पेपर पे पेपर लीक होता है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। अरे जो सरकार अपने आप को सिक्योरिटी का बीकन बताती थी, आपके बनते ही 3-3 हमले हो गए, एक शब्द नहीं निकलता है मुंह से। भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने देश में? ये देश चला है, इज दिस अ बनाना रिपब्लिक और इज दिस द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू डू समथिंग? लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो बेचारे बैसाखियों को संभालने में, अपना स्पीकर बनाने में, सेल्फी खिंचाने में, झुंझुना बजाने में, जुमले फेंकने में मशगूल है। सुधांशु जी, आपने सुना, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार की जवाबदेही बनती है, चाहे वो रेल हादसे हो, रेल में जिस तरीके से इस वक्त लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसको लेकर कई तरह के सवाल हो, नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय तक को यह कहना पड़ा कि परीक्षा की जो पवित्रता है वो प्रभावित हुई है, तो जवाबदेही तो बनती है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। ये बताइए, अगर किसी सेंटर के ऊपर ग्रेस मार्क्स मिले जो किस केंद्र से तय किया गया नीट से, तो सेंटर वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जहां सीधे पेपर मिल गया और मंत्री जी नाम लिखा हुआ है गेस्ट हाउस में बिहार में, उसमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब सीधे तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है, मतलब वो जो नवी पास नेता हैं आपके, जो इस समय मेधावी छात्रों के प्रतिनिधि बने हुए हैं, उनका नाम आ रहा है, तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जबकि वो सारी बातें प्रूव हो गई हैं कि व्यक्ति आकर वहां रुका था, गिरफ्तार है, उसने कबूलनामा तक कर लिया है। मगर उसके बाद देखिए साहब किस ढंग से बोला जा रहा है। यह चुनाव भारत के इतिहास का एक अद्भुत चुनाव था, जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा जॉर्ज सोरोस ने कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए मोदी की सरकार हटाने के लिए। कभी कोई चुनाव किसी की स्मृति में हो तो यह बता दे, मुझे याद करके बता दे। मैं विदेश में छपी किसी अखबार की बात नहीं कर रहा हूं। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप किया जा रहा है। यह किसी चुनाव में ऐसा हुआ हो तो बता दें। और भारत के नेता ने विदेश में आर्टिकल लिखा, शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहा था, विदेश के अखबार में आर्टिकल मोदी हैज टू गो क्यों लिखा गया? और पाकिस्तान के मंत्री स्तर के एक व्यक्ति फवाद चौधरी ने एक नहीं कई बार क्या शब्द बोला? भाजपा हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, फिर जो मर्जी होगा कर लेंगे। ऐसी घटनाएं भारत के किसी चुनाव में हुई हो तो मैं दर्शकों के विवेक से पूछता हूं, पूछ ले। उसके बाद समझ में आता है कि किसके रस्सी जल गई बल नहीं गया और किसके तेवर 99 पाके भी इतने जबरदस्त नजर आ रहे हैं और हमें स्पष्ट बहुमत गठबंधन को मिलकर भी हम उस ढंग का तेवर नहीं देखते। यहां पर एक दो बातें कही गई और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री की एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मजाक बनाते हैं, चाहे उनकी तथाकथित फर्जी डिग्री हो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, या उसका प्रिंट होना उस फॉन्ट में जो शायद तब बना ही नहीं था, या माइक्रोसॉफ्ट का वो फॉन्ट जो तब उजागर नहीं हुआ था। मेरा अपना मानना है कि इस देश में एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है। तो लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को नवा पास कह देना, तो कोई आपसे पलट के पूछ सकता है कि भाई प्रधानमंत्री की क्या क्वालिफिकेशन है, आपके तमाम मंत्रियों की क्या क्वालिफिकेशन है। वो बेचारी मंत्री जो इंदौर गई वहां पर सभा में, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं लिख पा रही थी, वो महिला बाल विकास मंत्री है। बहुत सारी बातें उठ जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के गलत आरोपों से और आक्षेपों से बचना चाहिए जो आपकी कलई खोलने पर आमादा कर देंगे लोगों को। यहां पर 2-4 बातें और कहनी चाहिए क्योंकि बात बिहार तक पहुंची गई। तो भाई बिहार में 3 दिन में 2 पुल स्वाहा हो गए। काहे ये पुल ताश के पत्तों की तरह ढहे जा रहे हैं?
अटल सेतु बनाया था 18,000 करोड़ रुपए में आपने। प्रधानमंत्री जी जनवरी में उस पे रॉब से चले भी थे, खूब शूटिंग भी हुई थी। आपने इनकम टैक्स का रॉब दिखा दिखाकर, रेट दिखा दिखाकर, डर दिखा दिखाकर फिल्मी एक्ट्रेसेस को भी बुलाया था, उनसे भी वीडियो बनवाया था। अब उसमें दरार आ गई। लेकिन देखिए लोकतंत्र की ताकत, हमें सशक्त बनाया लोगों ने, हमने आवाज उठाई, आज उस सड़क का रिपेयर हो रहा है। 18,000 करोड़ का जो घोटाला इन लोगों ने किया था, भ्रष्टाचार, आज उस सड़क का रिपेयर हो रहा है। और यहां पर एक बात मैं कहना चाहती हूं, मैं नहीं लाना चाहती थी पाकिस्तान को, मुझे लगता है इंडिया की बात है, हम लोग आपस में बात करें, भारत की बात है, भारत के लोगों की बात है, हमारे देश के भविष्य की बात है, लेकिन ये बार बार पाकिस्तान को लाना चाहते हैं। भाई पाकिस्तान चाहे वो न्योते बिना न्योते मोदी जी लपके हुए चले गए हो बिरयानी खाने, या चाहे पठानकोट ISI को बुला लिया हो, हम उन मामलों में नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक शख्स है अब्दुल्ला मुर्तजा, लश्कर तैयबा का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा था बीजेपी सत्ता में आनी चाहिए, हमारे लिए अच्छा है। क्यों कहा था? ऐसे दुर्दांत आतंकवादी ने बीजेपी को सत्ता में आने के लिए क्यों कहा था? आज सवाल फिर यह भी उठ जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि आपको जनता ने एक लेसन पढ़ाया है, आपको जनता ने बोला है हेकड़ी खत्म करो, ढंग से सरकार चलाओ। अगर गठबंधन से चला पाते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत दीर्घायु होगी ये सरकार, क्योंकि मोदी जी का एक काम करने का तरीका है। मोदी जी सुबह उठते हैं, कहते हैं रात को 8 बजे नोटबंदी, मोदी जी तुगलकी फरमान आज से लॉकडाउन, तुगलकी फरमान लाखों मजदूर जो है वो पैदल चल देंगे, तुगलकी फरमान हम ये खत्म कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब वो तुगलकी फरमान हो नहीं पा रहे। तो जो 56 इंच की तथाकथित बलून था, जो एक गुब्बारा था, वो फुस पटाखा हो गया है, सारी हवा निकल गई है। अब हाँ जी करना पड़ेगा नीतीश जी के साथ, जी हाँ जी करना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू के साथ। मैं एक अंतिम सवाल पूछती हूं यहां पर, बहुत अच्छी बातें, कंसेंसस बनाने की बातें कर रहे हैं सुधांशु जी, अच्छी बात है, कंसेंसस बनना भी चाहिए, यही तो लोकतंत्र की ताकत है। पूरे चुनाव में मोदी जी ने बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने मंगलसूत्र की, भैंस की, अजीबोगरीब उल जलूल बातें करी, लोगों ने उसका सबक भी सिखाया। लेकिन उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं किया था। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया मुजरा। उन्होंने कहा कि जो वोट बैंक के आगे मुजरा करते हैं, अगर मैं उन्हीं की बात को आगे ले जाऊं, वो झूठ बोल रहे थे मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं। लेकिन क्या मोदी जी अब चंद्रबाबू नायडू को कहेंगे तुम मुजरा क्यों कर? बताता हूं मुजरा क्या होता है। वोट जिहाद की बात मुजरा थोड़ी, वो तो हकीकत है। मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज, वो तो हकीकत है। वोट जिहाद जैसा शब्द भारत के इतिहास में पहली बार प्रयोग किया गया, और उसके बाद ये लोग देखिए किस निर्लज्जता के साथ। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, नवी पास की बात हमने क्यों कही? कोई भी व्यक्ति आकर कोई भी पद पे धारण कर सकता, भारत का संविधान देता है, पर नीट जैसे एग्जाम की टेक्निकलिटी के बारे में कमेंट करने वाले वो लोग जो 10वीं ना पास कर पाए हों, वो अगर कमेंट करें तो इतना तो माना जा सकता है कि उन्हें समझ नहीं होगी, वो केवल पूर्वाग्रह के आधार के ऊपर कर रहे हैं। केवल हमारा यह कहना था जिसको कि आप लोगों को समझना चाहिए था। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं फिर एक बार, हवा निकल गई, हवा मतलब 292 पे तो हवा निकल गई है, और 99 पे हवा भरी हुई है। और जो आपने कहा कि हमारे गठबंधन पे पूछ रहे हैं, आपका गठबंधन टूट चुका, आम आदमी पार्टी से टूट गया कि नहीं गठबंधन? अब कांग्रेस मटका फोड़ रैली कर रही है कि नहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ? बताइए, मतलब इनका तो हो गया, उसका जवाब नहीं है। और जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं कि मतलब ममता बनर्जी के बारे में अधीर रंजन चौधरी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे पिछली लोकसभा में, वो कह रहे देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, ममता बनर्जी की सरकार मर्डरर हो चुकी है, और कह रहे उसके बाद हमारा उनके साथ गठबंधन है। अद्भुत है साहब। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा सुप्रिया श्रीनेत किस तरह से जो है उल्टी सीधी बातें करती हुई नजर आ रही है। जब ये तर्कों पर बात नहीं करती है, इन्होंने जो है भी जो पुल जो निर्माण हुआ था जो मुंबई में, उसके बारे में बोल रही है, लेकिन इनको इनकी जो बातें हैं, जो पुल है वो नहीं टूटा है, बल्कि जो सर्विस लेन थी उस पर जो है दरार आई थी। ये हमेशा जो है झूठ का सहारा लेती हुई नजर आती हैं। वहीं जो है नीट पर्चे को लेकर भी इन्होंने जो है इस तरह की बातें करी, और जब तेजस्वी यादव से के ऊपर जब इनसे सवाल किया गया तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। वहीं पाकिस्तान को लेकर भी इनका जो है आज सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छा धोया, किस तरह से जो है जॉर्ज सोरोज या उन लोगों ने किस तरह से विदेश में बैठ के जो है भारत के जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, उसके बारे में सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छे से इनको रगड़ा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।